अमेरिका उस व्यक्ति के लिए तैयारी कर रहा है जिसकी ईरान को उम्मीद नहीं थी। पेंटागन ने हजारों एलीट एयरबोर्न पैराट्रूपर्स और लड़ाई के लिए तैयार मरीन सैनिकों को एक अहम ईरानी द्वीप पर कब्जे के संभावित अभियान के लिए भेजा है। स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि अब रूसी सरकार आधिकारिक रूप से ईरान से लोगों को निकाल रही है। यह साफ तौर पर आने वाले हालात का संकेत है। आइए इस अनोखे फुटेज से शुरू करते हैं। एक ए-10 वार्थोग इराक में अपने गन से उन ईरानी प्रॉक्सी पर फायरिंग कर रहा है जो अमेरिकी बलों को निशाना बना रहे थे। देखिए और उस आवाज को ध्यान से सुनिए। अब वो क्लिप इराक की है, लेकिन पिछले हफ्ते ए-10 भी ईरान के तट के पास, खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ऑपरेट कर रहे हैं। ये सेंट्रल कमांड का आधिकारिक अकाउंट है जो इसकी पुष्टि करता है। ये भविष्य में होने वाले द्वीप पर हमले के लिए एक तैयारी अभियान हो सकता है। असल में बस कल ही कई समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने सेना की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के लगभग 2000 सैनिकों को मध्य पूर्व की ओर रवाना होने का आदेश दिया है। ये सैनिक इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स से है जो लगभग 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड है जो दुनिया में कहीं भी 18 घंटे के भीतर तैनात हो सकती है, यानी 18 घंटे। यह गति अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रमाण है। अब ये 2000 सैनिक उन 4500 मरीन के अलावा हैं जिनके बारे में हमने पिछले हफ्ते बताया था, जो पहले ही जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से रवाना हो चुके थे। यहाँ इस क्षेत्र में क्या भेजा जा रहा है, इसके बारे में और विवरण दिए गए हैं। शांति प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति ट्रंप सैनिकों की तैनाती की बात कर रहे हैं, लेकिन वे कहां जाएंगे और उनका इस्तेमाल कैसे होगा। फिलहाल ये यूएस मरीन कॉर्प्स की क्षमता है जो यूएसएस ट्रिपली और बॉक्सर पर है। ये यूएस मरीन कॉर्प्स की क्षमता की अग्रिम ताकत है जिसमें हेलीकॉप्टर लगे हैं जो जहाज से तट तक जाने और किसी भी हताहत को वापस लाने के लिए हैं। साथ ही F-35 फाइटर जेट्स भी हैं जो जमीन पर मौजूद बलों को नजदीकी समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा न्यू ओरेलियंस, कॉमस्टॉक और पोर्टलैंड जैसे महत्वपूर्ण सपोर्ट शिप भी हैं जो मजबूत वाहनों, कुछ सप्लाई और खासकर जमीन पर मौजूद यूएस मरीन कॉर्प्स बलों के लिए खाना और राशन भी उतार सकते हैं। अब क्षेत्र में तैनात सैनिकों की संख्या लगभग 7000 हो गई है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट का बड़ा हिस्सा सपोर्ट यानी लॉजिस्टिक फोर्सेज है। तो उन 4500 मरीन में से जो वास्तव में क्षेत्र में जा रहे हैं, केवल एक छोटा हिस्सा ही इन्फेंट्री है, लगभग 2000 के आसपास। इसका मतलब है कि दूसरी फोर्सेस मिलने पर भी ये ईरान पर आक्रमण के लिए पर्याप्त नहीं है। ये किसी ऐसे महत्वपूर्ण ईरानी द्वीप पर कब्जे के लिए काफी है जिस पर ईरान निर्भर करता है। खैर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईरानी नेतृत्व इसी बात को लेकर चिंतित है और उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है। आगे बढ़ने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, इससे हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है। और अब यहाँ वो बयान है जो ईरान के वास्तविक नेता जारी कर रहे हैं। यह व्यक्ति ईरान की संसद के अध्यक्ष है। लगता है यही वह व्यक्ति है जिनसे अमेरिका कथित तौर पर बातचीत कर रहा है, यानी इनके पास काफी ताकत है। अब वही बयान जारी कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान के दुश्मन क्षेत्रीय समर्थन से उसके एक द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। हमारी सेनाएं दुश्मन की हर गतिविधि पर निगरानी रखती हैं। अगर उन्होंने कोई भी सीमा लांघी तो उस क्षेत्रीय देश की सभी महत्वपूर्ण संरचनाएं बिना किसी रोक टोक के लगातार हमलों का निशाना बन जाएंगी। अब मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि दुश्मन की सेनाएं हमेशा ईरान की नज़र में रहती हैं। अगर यह सच होता तो उनके सर्वोच्च नेता अभी भी जीवित होते। अगर यह सच होता तो अली लारज़ानी भी अभी जीवित होते और कई अन्य नेता जो आए और चले गए वे भी जीवित होते। वे सभी जीवित होते। वे कह रहे हैं कि वे दुश्मन की सेनाओं पर नजर रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान में ऐसी क्षमता है। मेरा अंदाजा है वे वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ खबरें देख रहा हूँ और ये हर जगह है। इससे पता चलता है कि वे सच में चिंतित हैं। असल में हम इसे ईरान के सहयोगियों की कार्रवाइयों से भी देख सकते हैं। बस कल ही रूस ने ईरान के उस परमाणु बिजली घर से लगभग 160 कर्मचारियों को निकाल लिया जिसे रूसी लोग चलाते हैं। वहां अभी करीब 300 लोग बचे हैं
लेकिन लगता है उन्हें भी जल्दी निकाल लेंगे। इसका मतलब रूस को उम्मीद है कि मामला अगले स्तर पर जाएगा। शायद वे बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं और नहीं चाहते कि उनके परमाणु वैज्ञानिक व कर्मचारी ईरान में फंसे। फिर से ये बताना जरूरी है कि ये लोग उस परमाणु बिजली घर में काम करते हैं जो ऊर्जा पैदा करता है। ये लोग उन जगहों पर काम नहीं कर रहे हैं, कम से कम आधिकारिक तौर पर, जहां यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। संभवतः वे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं चलता। आखिरकार ये रूस है। लेकिन फिर भी आइए उस बढ़ते तनाव पर वापस आते हैं जिसे लेकर रूस चिंतित हो सकता है। आइए देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वास्तव में क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है कार्ग द्वीप। हमने पहले भी इस पर चर्चा की है और मुझे यकीन है आपने ये कई बार सुना होगा। ईरान के 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से बाहर जाते हैं। लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ तेल टैंकरों पर लादा जाता है जो इसी द्वीप पर होता है। 90% तेल इस द्वीप के पास के समुद्र या जमीन से नहीं निकल रहा है। असल में ज्यादातर तेल ईरान की मुख्य भूमि से निकाला जाता है और फिर पाइपलाइनों के जरिए इस द्वीप तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद इसे तेल डिपो या टैंकरों पर लादा जाता है। तो यह निर्यात के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मतलब है कि यह IRGC के लिए उसकी आमदनी के लिहाज से भी अहम है। यही वजह है कि यह द्वीप अमेरिकी आक्रमण का निशाना बनता है। अब फाइनेंशियल टाइम्स और उस प्रकाशन से बात करने वाले पूर्व सैन्य कमांडरों के अनुसार कर्ग द्वीप पर कब्जा करना पूरी तरह से संभव है। इस क्षेत्र की ओर जा रही मरीन यूनिट ऐसे ही ऑपरेशन हेतु बनाई गई है। असल में एक पूर्व कमांडर ने कहा कि एक MEU इस पूरे द्वीप को लेने के लिए काफी होगी। यह एक क्लासिक मरीन ऑपरेशन है, लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम है, जिनमें से एक है हताहत होना। अमेरिका ईरान की इस द्वीप पर किसी भी ताकत को हरा सकता है, लेकिन कार्ग द्वीप ईरानी तोपखाने की सीमा में है और वे जमीन पर अमेरिकी सेना पर गोली चला सकते हैं। अब शायद अमेरिका मानता है कि चूंकि ईरान की कई तेल संरचनाएं इसी द्वीप पर हैं, इसलिए ईरानी सेना भविष्य में उनकी रक्षा के लिए उन पर हमला नहीं करेगी। यह भी एक बाधा है और वही संरचना अमेरिका के लिए भी बाधा है। ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान की तेल संरचनाओं को निशाना नहीं बनाना चाहते। इस सप्ताहांत बातचीत शुरू होते ही उन्होंने पावर प्लांट्स को नष्ट करने की 48 घंटे की चेतावनी वापस ले ली। कई लोगों ने इसे संकेत माना कि वे नागरिक पावर प्लांट्स और ईरानी ऊर्जा संरचना को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। एक और समस्या जिसका सामना मरीन करेंगे वह यह है कि हर किसी को पता है कि वे शायद आ सकते हैं और द्वीप पर उतरने के लिए केवल कुछ ही जगहें उपयुक्त हैं। इसका मतलब है कि ये ईरानियों के लिए जाल बिछाने की उपयुक्त जगहें हैं। कल ही हमने देखा कि ईरानी सैनिक हथियारों के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वे कार्ग द्वीप पर खाइयों में लड़ने के लिए तैयार हैं। यह संदेश खास मायने नहीं रखता क्योंकि IRGC अक्सर बड़ी बातें करता है, लेकिन प्रकाशित तस्वीरें कुछ जानकारी देती हैं। इन तस्वीरों में ईरानी सैनिक AK-47 के साथ दिख रहे हैं और वहां FPV कामिकाजे ड्रोन भी नजर आ रहे हैं जो रूस यूक्रेन मोर्चे पर आम है। अब ये ड्रोन युद्ध में आ सकते हैं और इसमें अमेरिकी सेनाओं को उतना अनुभव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास प्लान नहीं है। मुझे यकीन है मुझसे समझदार लोगों ने समाधान पर पहले ही विचार किया होगा। फिर भी ये सच है कि पहली बार सेनाएं असली जमीनी हमले में FPV ड्रोन से निपटेंगी। ये अभ्यास नहीं, असली स्थिति है। इसके अलावा समाचार एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने कार्ग द्वीप पर सुरक्षा और जाल बिछाए हैं, यानी वो अमेरिकी सेनाओं का सामना करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अंदाजा लगाइए, क्या हमें बताना चाहिए कि कार्ग द्वीप ही एक विकल्प नहीं है। कई अन्य द्वीप होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखने में और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये है ईरान के कासिम और लारत द्वीप जो जलडमरू मध्य के सबसे संकरे हिस्से पर स्थित है। इन द्वीपों पर ईरानी नौसैनिक अड्डे, बंदरगाह, भूमिगत बंकर है जिनका उपयोग ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और समुद्री ड्रोन से जहाजों पर हमले में किया है। इन द्वीपों पर कब्जा जलडमरू मध्य को सुरक्षित करेगा, पर कुछ चुनौतियां भी हैं। लारक द्वीप अपेक्षाकृत खाली है। मुझे लगता है कि वहां की आबादी सिर्फ लगभग 1000 लोग है,
जो कि कर्ग द्वीप की तुलना में भी बहुत कम है। तो यह किसी भी अमेरिकी सेना के लिए जो इसे कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है एक बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है। लेकिन कासिम द्वीप बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी लगभग 2 लाख लोगों की है, तो इसे कब्जे में लेना वाकई में बहुत बहुत जोखिम भरा कदम होगा। इन विकल्पों के अलावा एक थ्योरी यह भी है कि क्षेत्र में आ रही सेनाएं सिर्फ दिखावा है ताकि ईरानी लोग बातचीत करें या उस समझौते के लिए राजी हो जाएं जिसे वे शायद न माने। लेकिन ये बात हमने पहले भी फरवरी में कही थी जब हम बातचीत कर रहे थे, और ऐसा नहीं लगा कि ईरानियों ने वास्तव में उस समझौते को स्वीकार किया है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका खुश था। ईरानी लोग खुलेआम अमेरिका को उकसाते हुए कह रहे थे कि अगर आप हमारे परमाणु ठिकानों को सैन्य ताकत से ले सकते हैं तो हम कूटनीतिक तरीके से नहीं मानेंगे। तब ईरान के कई नेताओं ने साफ कहा था कि हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं। मुझे लगता है अब उनमें से कई नेता हमारे बीच नहीं हैं। शायद नए नेताओं का नजरिया बदल गया हो, लेकिन ये समय बताएगा। अब केवल अमेरिका ही आक्रमण की योजना नहीं बना रहा है, ईरान भी खाड़ी पर आक्रमण की अपनी योजनाएं बना रहा है। सुनिए। मुझे आपके बताए तट और तटीय अभियानों के मुद्दे पर अपने प्यारे लोगों को बताना चाहिए। मुझे बताना चाहिए कि ईरान की सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। अगर इस क्षेत्र में अमेरिकियों से कोई गलती होती है तो बहरीन और अमीरात के तट पर कब्जा करने की तटीय योजना और कार्रवाई निश्चित रूप से लागू की जाएगी। इस संबंध में महत्वपूर्ण अभ्यास भी किए गए हैं। तटीय रेखा का क्या मतलब है? संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के तट में प्रवेश हमारी योजना में है और हमारे सशस्त्र बलों के अभ्यासों का हिस्सा है। हम समीकरण अलग तरह से बदलेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो विशिष्ट बातें और विवरण बाद के लिए रखे जाएंगे। हम समीकरणों को ऐसे बदलेंगे कि दुश्मन को पछताना पड़े। अब उस देश की बात है जिसके पास नौसेना, वायुसेना नहीं और मुश्किल से कोई सेना बची है, बस आंतरिक पुलिस बल है। मुझे लगता है उन्हें ऐसे वादे करना अच्छा लगता है जो वे निभा नहीं सकते। आप सोचेंगे इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, लेकिन आप गलत होंगे। अब ईरान भर में लग रहे इन पोस्टरों को देखिए। और जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो मजाक नहीं कर रहा। शुरू में जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये AI द्वारा बनाई गई गलत जानकारी है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। ये असली है। इस्लामी गणराज्य नए सर्वोच्च नेता की तस्वीरें लगा रही है, असली तस्वीर नहीं, क्योंकि वह कोमा में है और चेहरा बिगड़ गया है। तो वे अपने सर्वोच्च नेता की AI द्वारा बनाई गई तस्वीर को एडोल्फ हिटलर के बगल में लगा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने हिटलर के उद्धरण भी वहां लगाए हैं। चलिए मैं आपको अनुवाद करके बताता हूं कि पोस्टर पर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है एक और ध्वजवाहक आ गया है। उसके नीचे लिखा है माननीय चुने हुए सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि को बधाई। पिता नहीं रहे पर उनकी बंदूकें अब भी हैं। फिर हिटलर का उदाहरण है। सबसे घृणित लोग वे हैं जिन्होंने विदेशियों के साथ मिलकर अपने ही देश पर कब्जा करवाया, क्योंकि मातृभूमि माँ है और उन्होंने बाहरी लोगों को उस पर राज कर ले दिया। जो अपने देश पर हमले से खुश है वह अपनी माँ के साथ कुछ गलत होने से खुश होने जैसा है।